नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज की बहस के कई मुद्दे हैं। एक मुद्दा है ब्रांड मोदी। क्या 2014 और 2019 वाली लहर का असर अब भी बरकरार है? बहस का एक मुद्दा है राहुल गांधी। क्या पीएम मोदी का 54 किलोमीटर का अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल रोड शो राहुल गांधी की 3700 किलोमीटर की पदयात्रा पर भारी है? गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर 62% से ज्यादा वोट पड़ा, जो पिछली बार से 5% कम है। हम इसका गुड़ा बाग भी लगाएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे राउंड का कैंपेन तेज किया है। आज 3 रैलियां कर चुके हैं, एक रोड शो आज भी करने जा रहे हैं। लेकिन कल अहमदाबाद में जो 4 घंटे और 54 किलोमीटर का रोड शो किया, उसके बाद बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस रोड शो में सड़क के आसपास 10 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए जमा हुए। इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा और लंबा सियासी रोड शो भी बताया जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक ये तो झांकी है कि मोदी लहर कहीं नहीं गई है और गुजरात में ब्रांड मोदी के अलावा कुछ और चल ही नहीं सकता। खैर, ये तो रहा बीजेपी का दावा। अब कांग्रेस की सुनिए। गुजरात के कांग्रेस इंचार्ज अशोक गहलोत ने दावा किया कि भले ही राहुल गांधी गुजरात में एक दिन के लिए आए हैं, भले ही उन्होंने सिर्फ 2 रैलियां की हों, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा की हवा गुजरात तक पहुंच गई है। गांव-गांव तक हवा बदल रही है। सूत्रों से यह भी खबर है कि कांग्रेस ने सेकंड राउंड की वोटिंग से पहले ओबीसी, सीएम और 3 डिप्टी सीएम वाला दांव भी चल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भी दांव ब्रांड मोदी को डेंट कर पाएगा? इसके अलावा बी टीम को लेकर भी जो सस्पेंस आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच चल रहा है, वो भी गुजरात के नतीजों पर क्या कोई बड़ा असर डाल पाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल गुजरात के सियासी रण को लेकर है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन जल्दी से हम आपको ये टीजर रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद हमारे मेहमानों से ताल ठोक के की होगी शुरुआत। एसीसी सुरक्षा पावर सीमेंट, इसकी कमाल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर्स ने बढ़ती मजबूती का पावर। तो आइए बनाते हैं आपका घर एसीसी सुरक्षा पावर सीमेंट के साथ। જે લોકોએ સરદાર સરોવર ડેમને અટકાવ્યો હતો, એમને ખભે હાથ મૂકીને કોંગ્રેસના નેતા પદયાત્રા કરે। यात्रा कर रहा हूं तो उसका मैसेज तो गुजरात के अंदर भी गांव-गांव के अंदर है। अनेक युद्ध क्यों लोग बार-बार सरकार बन रही है और 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। सच्चाई सच्चाई होती है। ये खाली वादे कर रहे हैं, वादों पे लोग विश्वास नहीं कर रहे। गुजरात एक बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। यहाँ आग लगी है, वहां से बाबा फिर रहे हैं पैदल 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 पैदल। ये जंग होती है। ओवैसी को मैं वापस से हैदराबाद देखता हूं 8 तारीख से। मैं कौन सी टीम का हूं, तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठान के तैयार। न ए चलेगी न बी चलेगी, इस बार कांग्रेस का सी चलेगी। तो आपको बता देते हैं कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र राजपूत हैं, जिगर दोषी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मेरे सहयोगी और जी कलाक के एडिटर दीक्षित सोनी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो एक कमेंट यहाँ पर गौरव भाटिया जी, मैं आप ही के साथ शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री के मेगा शो का जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से कर रही है और कह रही है ये मेगा शो तो कहीं टिकता ही नहीं। अदिति जी देखिए, सबसे पहले तो तुलना उन लोगों की हो सकती है जो एक ही श्रेणी में हो। आज श्री नरेंद्र मोदी जी केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व के सबसे ज्यादा सम्मानित नेता हैं और हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व और नेता है। जो कल हमने देखा वो अकल्पनीय था, वो अद्भुत था, वो ऐसा था कि लोग खुद उमड़ आए बाहर, क्योंकि उनके दिलों की धड़कन श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गुजरात से जो उनका रिश्ता है वो सबको पता है और एक तरफ
वो श्री नरेंद्र मोदी जी जो 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, अब प्रधानमंत्री हैं, लगातार निरंतर। ये वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अपने दमखम पर कैसे भारत को मजबूत किया है। अभी G20 की अध्यक्षता भी भारत को मिली है। वो आम साधारण व्यक्ति की तरह, जिसमें कोई अहम और गुरूर नहीं है, जनता के बीच में जाते हैं और इसीलिए जनता, खासकर गुजराती जनता, उन्हें अपने अस्मिता का प्रतीक मानती है। दूसरी तरफ देखिए विपक्ष है। राहुल गांधी को ढूंढते हुए भी अगर आप देखें तो मिलेंगे नहीं आपको। वो गुजरात और हिमाचल आए ही नहीं, एक चक्कर गुजरात लगाया था। क्यों? क्योंकि डरे हुए थे, मैं आऊंगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, भाजपा इतिहास रचेगी, ठीक रहा, मेरे सर पे फोड़ दिया जाएगा, खड़गे जी के सर पे फोड़ा जाए, ठीक है। दूसरी बात, विपक्ष ने मुद्दे नहीं उठाए। अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा रावण, किसी ने कहा औकात याद दिला देंगे। अदिति जी, मुझे आप ये बताइए, 2014-2019 दो लोकसभा चुनाव, 26 सीटें लोकसभा की हैं गुजरात में, 0 आती हैं कांग्रेस की। औकात किसकी दिखा दी जनता ने? 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है और इतिहास रचेंगे, दोबारा जीतेंगे। औकात जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिखाई है कि मेहनत तुमसे होती नहीं, भ्रष्टाचार फुल करोगे और उसके बाद आके हमारे प्रधानमंत्री को गाली दोगे, तो ये तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, इस पे जवाब ले लीजिए। सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि औकात तो जनता दिखाती है। इस बात से मैं सहमत हूं, औकात तो जनता ही दिखाती है और औकात जनता दिखाएगी। 1952 से लेकर के 2014 तक जनता ने औकात दिखा रखी थी। 1984 में 2 सीटों की औकात दिखा रखी थी। 2014 के बाद हमें औकात दिखाई जनता ने, कौन सी बड़ी बात है। 2014 हमारे, 2019 हारे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए, गुजरात में भी 30 साल तक उनको औकात दिखाई, आज हमें दिखा रही 27 साल से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुद्दों पर आइए। व्यक्ति केंद्रित चुनाव नहीं है। एक शख्स रथ में बैठ करके 54 किलोमीटर एक दिन 4 घंटे चल रहा है और दूसरा आदमी 80 दिन से लगातार एक तपस्या की तरीके से चल रहा है, लगातार 2200 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका है। बिल्कुल सही बात है, कोई कंपैरिजन नहीं। कहा ना, इतिहास में भी कहा गया कि रावण रथी विरथ रघुबीरा। रावण रथ पर था और विरथ जो थे भगवान श्री राम थे, वो पैदल थे। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पर। रावण रथी विरथ रघुबीरा, अहंकार जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का पिछला सत्ता का अभिमान या बहुमत का अभिमान बोल रहा है, पिछले अगले 8 तारीख को ये सारा का सारा अभिमान, सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। इस पूरे चुनाव में आप मुझे बताइए अदिति, कब भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों की बात की? कभी महंगाई की बात की हो, कभी बेरोजगारी की बात की हो, कभी सीमा सुरक्षा की बात की हो? सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत केंद्रित चुनाव, सिर्फ नरेंद्र मोदी की साहब हमारे पास नरेंद्र मोदी विश्व के, अरे भाई अखिल ब्रह्मांड के हमारे प्रधानमंत्री, हमें भारत के बाहर तो गर्व है उन पर, उसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन गुजरात में गुजरात के मुद्दों पर चुनाव होगा, गुजरात में संविदा की भर्तियों पर चुनाव होगा, गुजरात में महंगाई पर चुनाव होगा, गुजरात में जिस तरीके से हमारे गलवान में सैनिक शहीद हुए और आप शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं, उन पर चुनाव होगा। गुजरात पूछेगा 5 साल पहले आपने कहा था बुलेट ट्रेन कहां है। गुजरात पूछेगा सी प्लेन जो आप नर्मदा से के रिवर फ्रंट से उड़ा रहे थे वो कहां है। गुजरात सारी की सारी चीजें पूछेगा। आर्थिक असमानता पूछेगा गुजरात पूछेगा कि हम गुजराती गरीब क्यों हैं और अडानी अमीर क्यों है। आज की डेट में हमारे पैसे जोड़ जोड़ के आपने बैंकों से कर्ज हम दो और हमारे दो को क्यों दिलवाया है। आज की डेट में हमारी अर्थव्यवस्था $1 क्या नाम 82 रुपए के बराबर $1 क्या नाम $1 क्यों है। ये सारी चीजें गुजरात। ठीक है, आपके हिसाब से गलवान पर चुनाव होगा, आपके हिसाब से इकोनॉमी पर चुनाव होगा, ये आप कह रहे हैं। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, उनका दावा सुनवा देते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भले ही राहुल गांधी गुजरात एक दिन के लिए आए हों, 2 जनसभाएं की हों, लेकिन उनकी यात्रा की हवा तो गुजरात पहुंच रही है। हवा बदलने का दावा भी वो कर रहे हैं। सुन लीजिए गौरव भाटिया, इसके बाद आपका जवाब। का जो पावन सोच है, अच्छी सोच है, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, पर उनका जो मैसेज है वो पूरे देश के हर राज्यों में जहाँ यात्रा नहीं जा रही है, वहाँ पे भी गांव में घर तक पहुँच चुका है। महंगाई की बात सबके लिए है, बेरोजगार का मुद्दा सबके लिए है, देश में नॉन वायलेंस रहे सबके लिए है।
तो जो मुद्दे देशव्यापी उठा रहे हैं वो देशवासियों के खुद के मुद्दे हैं, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जब यात्रा कर रहा हूं तो उसका मैसेज तो गुजरात के अंदर भी गांव-गांव के अंदर है, तो आने की जरूरत क्या उनको बार बार, ये है। इसलिए ये सोच गलत है कि साहब इसलिए नहीं आए उसलिए नहीं आए। गौरव भाटिया, इस पर आपका जवाब? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भले ही गुजरात में ना हो लेकिन हवा तो चल रही है उनकी, पहुंच गई है गुजरात तक। हवा की आपने बात करी तो गुजरात की जनता तो ये कह रही है, जब जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी उड़ जाते हैं नकली गांधी। और अदिति जी, मैं एक और बात बताऊं, चुनावी मुद्दों की बात हुई। देखिए, देश की औसत बेरोजगारी दर 6.5-7% है और गुजरात में बेरोजगारी दर है 1.7। ये CMI का डेटा है प्रमाण के तौर पे। आपको मालूम है, अशोक गहलोत बोल रहे थे राजस्थान में बेरोजगारी दर कितना है? 30.7। 30.7 मतलब 15 गुना, करीब 16 गुना ज्यादा गुजरात से बेरोजगारी दर राजस्थान में है। और उसके बाद आके यहां प्रवचन देते हैं। दूसरी बात मुद्दों की, मैंने बताया मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा औकात क्या है श्री नरेंद्र मोदी जी की, रावण से तुलना करी खड़गे जी ने। अच्छा ये बताइए, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये इंद्रजीत परमार हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने ये कहा अदिति जी, मेरे लिए आप लोग अल्लाह की तरह हो मुसलमानों को। दवाखाना अगर हिंदू इलाके में गया तो बेकार है, मैं तो MLA आपकी वजह से हूं। ये मुद्दा है, मतलब आप समाज में नफरत फैलाई है और उसके बाद आप कहें कि मैं मुसलमानों के क्षेत्र में दवाखाना बनाऊंगा। आप सोचिए, इनको वोट नहीं मिलेगी, इनको लात की चोट मिलेगी। और इसी तरह से आज दिल्ली में भी 1984 का नरसंहार हुआ। राजीव गांधी बोले बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है जी। जगदीश टाइटलर इनके स्टार कैंपेनर हैं। अदिति जी, आप सोच सकती हैं उन पंजाबियों का, सिख परिवारों का कितनी चोट लगी होगी, भावनाएं आहत हुई होंगी जब उन्होंने देखा होगा 1984 के नरसंहार का मुख्य आरोपी और इनका स्टार प्रचारक बन जाता है। मैं समझता हूं घिन आती है ऐसी नफरती कांग्रेस पार्टी जवाब देना चाह रहे जो अपना वजूद बचाने के लिए एक आरोपी का जवाब ले लीजिए, उनका जवाब देना चाह रहे सुरेंद्र राजपूत। देखिए, अभी असल बात, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता लोग अभी तो इतिहास में थोड़ा 10-20 साल 30 साल पहले पहुंचे हैं। 8 तारीख के बाद ये 200 साल पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों के गुलामी वाली सोच में बात नहीं कर पाएंगे। गुलाम रहे, दलाल रहे, अपनी जगह पर है। मैं आपसे एक चीज कहता हूं अदिति, चुनाव वर्तमान के मुद्दों पर हो रहा है, चुनाव फिजूल के मुद्दों पर नहीं हो रहा है। किसने क्या कहा इस पर चुनाव नहीं हो रहा है, किसने किसको क्या कहा इस पर चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव में श्री अशोक गहलोत का मॉडल अगर आप गुजरात में ला करके देखते हैं तो वो चुनाव हो रहा है। वहां पर हम कहते हैं हमने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की, हमने 10 लाख के आसपास नौकरियां दी, वहां पर वो उस बात पर चुनाव हो रहा है। 10 लाख से अधिक का हमने बीमा दिया है स्वास्थ्य का, आयुष्मान इन्होंने 5 लाख का दिया, वो भी केंद्र से। हमने राज्य स्तर पर 10 लाख का बीमा दिया है। वहां पर हमने वहां संविदा की नौकरियों को पक्का किया है। हमने वहां किसानों की आय को दुगने करने के लिए तमाम कदम उठाए। बात है, लेकिन गुजरात सर में क्या किया है कोई बताएगा मुझे? इशू ये है, सबसे बड़ी मैं बताता हूं। कुछ कह रही है, ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या तब भावनाएं आहत नहीं हुई जब जगदीश टाइटलर को आप कैंपेनर बना देते हैं, तब भावनाएं आहत नहीं होती? इनका सवाल ये था। मैं आपसे फिर से, जरूरी थोड़ी है, सच बात यह है कि 1984 के दंगों की हमने माफी मांगी, इसको लेकर के कोई दो राय नहीं है, उनका कोई चीज नहीं आई। लेकिन आज मैं आपसे बताऊं, ये हिंदू मुसलमान कितना कर लें, ये कितना सिख और हिंदू कर लें, ये कितना किसी से भी कर लें, चुनाव फिर से मैं कह रहा हूं अदिति त्यागी असलियत के मुद्दों पर हो रहा है, बेरोजगारी के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर। जब महंगाई का जवाब नहीं दिया जाता तब ये सिख दंगों को लेकर के आते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, क्या सिख नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति रहे, क्या सिख नहीं थे? कोई बताएगा हमें? सुरेंद्र राजपूत जी, उनकी दलील ये नहीं है कि आपने जगदीश टाइटलर और सिखों को लेकर वो डिवीजन क्रिएट कर रहे थे। वो जगदीश टाइटलर की भूमिका उन दंगों में जो थी उसे लेकर सवाल क्रिएट कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत।
जी वो सवाल वो ये था। न्यायालय तय- ठीक है, मेरे दो हाँ, सहयोगी इस समय मेरे सुनिए सहयोगी ना, दीक्षित वो सोनी न्यायालय हमारे तय साथ है, बाद में करेगा, जवाब दीजिएगा राजनीति तय करेगी ना, सुरेंद्र गवर्नमेंट तय राजपूत करेगा। बाद में जवाब दीजिएगा। दीक्षित सोनी, यहां पर आप सुन रहे हैं पैनलिस्ट को असल मुद्दे जनता असल मुद्दों और भावनात्मक मुद्दों में कितना फर्क करती है ग्राउंड पर? यह सवाल हमारे दर्शकों के लिए मेरा आपसे, पॉलिटिक्स से परे। बिल्कुल अदिति जी, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां हो या उनके प्रवक्ता हो, हमेशा से ही मुद्दों की बात की जाती है, लेकिन आप और हम और ये हमारे दो मित्र भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनाव हमेशा से ही मुद्दों को आगे करके जातिगत समीकरणों के आधार पर ही लड़ा जाता है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। तो जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मुद्दे तो बिल्कुल एक दिखाने के लिए जरूर होते हैं, मुद्दे एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर अदा करते हैं किसी भी चुनाव में, और खासतौर पर आपने जिस भावनात्मक मुद्दों का जिक्र किया है, उन भावनात्मक मुद्दों ने काफी असर डाला है गुजरात में भी। और इस बार की अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में एक पृष्ठभूमि, एक नैरेटिव जो बन नहीं पा रहा था, वो आखिर में खड़गे जी के एक बयान के कारण थोड़ा थोड़ा बनता नजर आया। एक भावनात्मक मुद्दा हमेशा से ही गुजरात में हावी रहा है, चाहे वो हम 2007 का विधानसभा चुनाव ले ले या 2012 का ले ले। भावनात्मक मुद्दों के आधार पर ही कहीं ना कहीं लोगों को, जो पार्टियां हैं, वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। बट अगर साफ तौर पर अगर बात की जाए तो मुद्दों से ज्यादा कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियों के मानस पटल पर हावी रहते हैं। एग्जैक्टली और ये सबसे अहम पॉइंट है, ये उनके लिए एक अहम पॉइंट है जो डिबेट में बैठकर बोलते हैं जात पात और धर्म से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दरअसल उनके लिए जो दर्शक देख रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अहम बिंदु है। और इस तरह की भी खबरें हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम वाला जाति कार्ड भी खेल दिया है। जी न्यूज से खास बातचीत में अशोक गहलोत ने इस पर कॉन्फर्मेशन तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया। सुनिए आप। सोच हो सकती है कि किस प्रकार से सब वर्ग को, सभी तबकों को, सभी लोगों को साथ देके पार्टी चले, ये तो लंबे अरसे से सोच रही पार्टी की। तो ये मैं समझता हूँ टाइम बताएगा, चुनाव के बाद की बात है, किस प्रकार से गवर्नेंस हो अच्छी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। जिगर दोषी जी, यहाँ पर जो हम कहते हुए सुन रहे हैं अशोक गहलोत को, और जो थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी दीक्षित सोनी ने कहा जातीय समीकरण, और जो अशोक गहलोत जिन्होंने इंकार नहीं किया इन जातीय समीकरणों से, ओबीसी सीएम से, 3 डिप्टी सीएम वाली जाति कार्ड से, क्या कांग्रेस की किस्मत बदल सकती है? देखिए, दीक्षित सर ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है। आज की तारीख में जो जातिगत समीकरण है वो किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर भी हावी होते हैं और मुद्दे के ऊपर भी हावी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस का ये प्रचार है, मुझे ऐसा अभी लग रहा है, क्योंकि सेकंड फेज का अभी इलेक्शन बाकी है, तो कांग्रेस शायद जो उत्तर गुजरात के जो प्रचार प्रसार में लोग लगे हुए उनके, और वहां पर से काफी सारे जातिगत समीकरण कांग्रेस के हमेशा सेट होते हैं, प्लस वहां पर वो काफी सीटों में जीतती है। तो मेरे ख्याल से ये उनका एक बूस्टअप प्लान हो, ऐसा मुझे लग रहा है, प्रचार प्रसार का, ताकि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हो जाए, उनके जो नेता है उत्तर गुजरात में और उनके जो कार्यकर्ता है। तो मेरे ख्याल से ये शायद उनको प्रचार प्रसार में जरूर काम आएगा। 8 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा हम नहीं जानते। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दों में मेरे ख्याल से बेरोजगारी दर गुजरात में 1.78% है, जो राजस्थान में शायद 23% है, दिल्ली में शायद 10%, 9.5-10% आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी यहाँ पे मुद्दा जो दिख रहा है वो 2 अलग अलग तरीकों से। बेरोजगारी का जो मुद्दा उछल रहा है वो सरकारी नौकरी के रिलेटेड जो एग्जाम्स होती है उसका मुद्दा उछल रहा है। जहां तक प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट बेरोजगारी उसका जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर तो गुजरात बहुत ही आगे है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लाखों लोग यहाँ पर अपनी नौकरी, अपने काम धंधे, रोजगार ढूंढने आते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से सेटल हुए। सूरत जैसे एक अकेले क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों में 30 से 40 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं। तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी इस तरीके का मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, एक बिना राजनीति की बात किए हुए मोदी जी का जो चेहरा है वो बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, वो एक ब्रांड बनता है। तो वो बात जरूर है कि लोग एंड में चाहे कोई भी मुद्दा हो, गुजरात में एक बार ये सोचेंगे कि अगर ये नहीं है तो उनके सामने ऐसा कौन चेहरा है जो हमारी आवाज उठाएगा। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मैंने इतनी सारी डिबेट्स की जहां पर बहुत सारे अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता आए थे,
तो उनको जब बातचीत हम उनसे करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड और पूछते हैं कि अगर किसी किसान का मुद्दा उठाना है तो आपके सक्रिय किसान नेता कौन है, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, तो मेरे ख्याल से वो नाम तक नहीं बता पा रहे थे कि हमारे ये नेता यहाँ से खड़े हैं। तो ये जो अभाव है, वो अभाव या निर्विकल्प जो चुनाव हो जाता है, तो एंड में डेफिनेटली मोदी ब्रांड जरूर काम करता है और मेरे ख्याल से बीजेपी की जीत के पीछे ये बहुत बड़ा सबल कारण है, मुझे ये दिख रहा है। बाकी जहां तक जो मुद्दों की बात है उसमें बेरोजगारी, मुझे ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है, बिंदु जो है हमारे दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हैं। जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी, ये ओबीसी सीएम, 3 डिप्टी सीएम वाला ये सर, ये अभी जिगर दोषी ने कहा ये प्रचार प्रसार का एक कार्ड हो सकता है। अदिति, एक चीज बड़ी साफ है, कांग्रेस समाज के अंतिम व्यक्ति तक सत्ता का जो सरोकार है वो बिल्कुल पहुंचाना चाहती है और कांग्रेस ने 1952 से लेकर के आज तक, चाहे वो आरक्षण की बात करी हो, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात करी हो, हमेशा बात करी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ऐसी मुझे इस वक्त की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, एक चीज मुझे अच्छी जरूर लग रही है जी न्यूज पर बैठ करके आज, कि अदिति त्यागी और पूरा पैनल मान रहा है कि 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार आ रही है और उसमें 1 चीफ मिनिस्टर और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू जी न्यूज बनाए जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बनाए जा रहे हैं, इसके लिए नहीं सर, आप इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन है सर, एक सवाल पूछने में, एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन पर सवाल पूछने में और ये मान लेने में कि किसकी सरकार आ रही है सर, क्योंकि अदिति त्यागी के बेसिक्स बहुत क्लियर है सर। अदिति त्यागी जानती है जनता जनार्दन है और अभी जनता ने फैसला पूरा सुनाया नहीं है। 5 तारीख को फाइनल राउंड की वोटिंग अभी बाकी है जनाब। बिल्कुल जी। तो ऐसी कोई जल्दबाजी अदिति त्यागी नहीं करती है, अदिति त्यागी जनता को डिसाइड करने देती है। और जी न्यूज पर आप ज्यादा आया करें सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आज आपसे ये भी इल्तिजा करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, आप ज्यादा आया करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने और समझने का यहाँ पर मौका मिलेगा, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नहीं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। 1 मिनट, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है मेरी पार्टी मुझे देती है और पार्टी जहां भेजती है मैं वहां जाता हूं, नंबर 1। नंबर 2, जो जितनी बातें हैं जो मुझे कहनी है मैं कहूंगा, जो आपको कहनी है, हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर हैं। एक बात बता दूं, हाँ ये बात जरूर है, आप सूत्रों के अनुसार अगर कोई बात करेंगी तो हम भी सूत्र के अनुसार जवाब देंगे। असलियत ये है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। आप ही लोगों ने कहा कि टिप्पणी की, सुरेंद्र राजपूत जी, एक मुख्यमंत्री और 3 मुख्यमंत्री बनेंगे, मैंने तो नहीं कहा। आपका काम आप जाने सर, और मेरा काम मुझे करने दीजिए, जो मैंने कहा नहीं वो आप कहिए नहीं, इसलिए मैंने आपको ये जवाब दिया। कोई बात नहीं, आपका काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ना मेरी कोई इच्छा है। आप गौरव भाटिया से जवाब लीजिए, क्योंकि ये डिबेट अदिति त्यागी या जी न्यूज के बारे में नहीं है, ये डिबेट कांग्रेस और बीजेपी के बारे में है। मुद्दे पर लौट लेते हैं राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि ये डिबेट है कांग्रेस बीजेपी, गुजरात में जो चुनावी रण है, किसकी सरकार बनने जा रही है, जो मुद्दे हैं उसमें असल मुद्दे कौन से हैं, क्या भावनात्मक मुद्दों की जगह है सर, इसके लिए मैं डिबेट करी। अब जवाब लीजिए गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, देखिए अदिति जी, जैसा मैंने शुरुआत करी थी कह के कि मोदी जी की तुलना कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से इसलिए नहीं हो सकती, ये पार्ट टाइम नेता है, ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप अलग होते हैं, लेकिन जनता का एक भाव है और वो भाव मैं एक आपको वाक्य में बता देता हूं। वो कहते हैं, भाई मोदी जी को गुजरात में भेज दो, गर्व महसूस करते हैं, मोदी जी को गुजरात में भेज दो। और जहां राहुल गांधी की बात आती है वहां कांग्रेस के लीडर खुद कहते हैं राहुल गांधी को गुजरात से भेज दो, कहीं दूर। और उसकी वजह क्यों है मालूम है? अगर राहुल गांधी गुजरात आएंगे या हिमाचल जाते या उत्तर प्रदेश गए या उत्तराखंड गए, जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़ते हैं, तो जैसे भस्मासुर है वैसे ही कांग्रेस पार्टी भस्म होती है और उनकी कमी तो हमें भी खलती है। आप खुद देखिए, जब जब वो आए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां नारा दिया था प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन हश्र ये हुआ, 399 सीटें लड़े, 379 में इनकी जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें जीते। और राजस्थान मॉडल बोल रहे थे, पता नहीं कौन से आंकड़े लाते हैं और मुद्दे पर बात करती हैं।
आप तो ये कह रही थी, आप तो ये बात दावा कर रही थी बात करती हूँ। मुझे ऐसा लगा ये दिख रहा है किसने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा का भाई? वो भी तो जवाब देंगे ना अपना, वो अपना जवाब देंगे ना सर। मैंने आपको भी मौका दिया सर, आपको भी मौका दिया ना सर, आपको मौका दिया था ना। करनी है तो नहीं, क्या कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? एक सेकंड रुकिएगा जरा गौरव भाटिया, एक सेकंड रुक जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत? आवाज दीजिए जरा, इनकी आवाज दीजिए। भस्मासुर हो गए भाजपा का खानदान, भस्मासुर हो गए नरेंद्र मोदी, और भस्मासुर हो गए अमित शाह, भस्मासुर होगी पूरी भाजपा, और ये गौरव भाटिया तमीज से बात करेंगे तो औकात बता देंगे। ये मर्यादित तरीके से बात कर रहे हैं आप। अच्छा। ये मर्यादित तरीके से बात हो रही है। यहाँ पे मैं दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, पैनलिस्ट की राय उनकी निजी राय होती है, चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं, चैनल उसे इंडोर्स नहीं करता। और सुनिए ध्यान से सुरेंद्र राजपूत जी, उसको शर्म नहीं आती? नहीं, जी न्यूज को क्यों शर्म आएगी भाई? जी न्यूज को किस लिए शर्म आएगी? आप जो बोल रहे हैं उसके लिए जी न्यूज थोड़ी अकाउंटेबल है। पैनलिस्ट जो बोलते हैं उसके लिए जी न्यूज अकाउंटेबल है क्या? आप जी न्यूज को शर्म करवाते रहते हैं, जब भी आते हैं जी न्यूज को शर्म आनी चाहिए, जी न्यूज को शर्म आनी चाहिए। आपके ओपोनेंट कहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए। सर जी न्यूज को छोड़ दीजिए, जी न्यूज से लड़ना बंद कीजिए, ओपोनेंट से लड़िए, अपने ओपोनेंट से लड़िए, और मेरे शो में तो बिल्कुल मत लड़िएगा जी न्यूज से। अब ध्यान से बात उनकी पूरी हो जाने दीजिए, अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। सुनिए, अपनी बारी में जवाब दीजिएगा सर, ध्यान से सुन लीजिए। तार्किक तौर पर बात करनी है, जवाब देना है तो दीजिए। और ये मानकर चलिएगा कि जी न्यूज का व्यूअर ये मानकर चलता है जिसके पास तर्क नहीं होते वो पर्सनल अटैक करता है, और वो सबको जज करता है, सबको। वो अदिति त्यागी को भी जज करेगा, सुरेंद्र राजपूत को भी जज करेगा, और गौरव भाटिया को भी। तो जनता की समझ को मत क्वेश्चन किया कीजिए आप। गौरव भाटिया, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। धन्यवाद। अदिति जी, देखिए, भस्मासुर कहा तो कैसे आग सी लग गई, लेकिन आप ही के चैनल के शो पे जब दलाली शब्द का इस्तेमाल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया तो वो ठीक था, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपके लिए इन्होंने टिप्पणी करी, आपने अपने हिसाब से जवाब दिया। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक शब्द भी गलत कहा तो इनकी राजनीतिक हैसियत, चलिए मैं औकात नहीं कहूंगा क्योंकि इनको बुरा लग रहा है, इनकी राजनीतिक हैसियत ये है। मैंने बताया गुजरात में 2 चुनाव में, लोकसभा में अंडे 2-0 आया। विधानसभा चुनाव में 27 साल से जनता इन्हें नकार रही है। पश्चिम बंगाल गए थे, वहां लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ा था, वहां कितनी सीटें आई? 0। 6 ऐसे प्रदेश है जहां कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हैसियत क्या है? 0। दिल्ली में, पश्चिम बंगाल, आंध्रा, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। और अभी ये राजस्थान के मॉडल की बात कर रहे थे, और मेरी आदत है मैं आंकड़ों के साथ बोलता हूं जी। महिला जो है वो मुख्य धारा से जुड़ के गुजरात को आगे ले जा रही हैं, और राजस्थान में आपको मालूम है दुराचार के मामले 6337, दुराचार का दर जो है एनसीआरबी डेटा है 2021 का आखिरी 16.4, और गुजरात में 1.8, मतलब 9 गुना ज्यादा दुराचार के मामले कहां है? राजस्थान में। और मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, वो कहते हैं कि बलात्कार के मामले इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जो सजा है वो अब आजीवन, वो फांसी की सजा होने लगी है, झूठे मुकदमे हैं। अब गुजरात मॉडल के बारे में एक बात और बता दूं, 55 साल केंद्र में सत्ता में ये रहे भ्रष्टाचारी, एम्स नहीं आया गुजरात में। एम्स दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो। 12 नए मेडिकल कॉलेज वहां पे आए हैं। आप बताइए जनता किसको वोट देगी? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है सर, अब ये आपका क्लेम है, मैंने पहले कहा था सुरेंद्र राजपूत से कि जनता डिसाइड करेगी, मैं आपसे भी कहूंगी जनता डिसाइड करेगी। और अब मैं भारत जोड़ो यात्रा और प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो हुआ, दोनों की तस्वीरें दर्शकों को दिखाने जा रही हूं। सुरेंद्र राजपूत आप और गौरव भाटिया आप खुद ये दोनों तय कीजिए कि गुजरात के पर्सपेक्टिव में इनमें से कौन भारी है और क्यों भारी है। 3700 किलोमीटर का ज्यादा असर है या फिर 54 किलोमीटर का? और आप दोनों से बारी बारी से बोलने की अपील करूंगी, और मेहरबानी करके जरा लॉजिक पर बात कीजिएगा, निजी हमलों को साइड में रखिएगा। सुरेंद्र राजपूत, पहले आप।
2250 किलोमीटर के आसपास राहुल गांधी चल चुके हैं और उस राहुल गांधी को जो भस्मासुर कहेगा वो भस्मासुर की तरीके से भस्म भी हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ उसको भस्म करेंगे। जिस तरीके से रोज लाखों लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और राहुल गांधी की हर बात भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया में ना हो लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हर गुजराती के दिल में घर कर रही है। हर गुजराती सुन रहा है उसको। वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं, वो सांप्रदायिक असमानता की बात कर रहे हैं, वो लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि चीन की सीमाएं असुरक्षित है, जहां अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए गांव बना लिए। वो इस चीज पर भी बात कर रहे हैं कि 20 सैनिकों के हत्यारे से हाथ मिला रहे हैं जी जिनपिंग से नरेंद्र मोदी जी। वो इस बात की भी बात कर रहे हैं कि मोरबी में 140 लोगों के हत्यारे को सीएम का कैंडिडेट बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। गुजरात इन सारी चीजों का बदला लेगा, हर गुजराती बदला लेगा। कल तो परेश रावल ने क्या कहा गुजरातियों के लिए, उसका भी बदला लेगा। मैं ज्यादा बात नहीं कहता है तो पता नहीं इंद्रजीत परमार को ले आए। इतने बड़े नेता परेश रावल जी हैं। परेश रावल जी गुजरातियों को बेइज्जत कर रहे हैं कि क्या उस गैस पे बंगालियों के लिए मछली तलोगे? गुजराती मछली तलने के लिए बना हुआ है। सारी बातों का जवाब गुजरात की जनता अच्छे तरीके से देगी। अदिति त्यागी, इस 8 तारीख का इंतजार कीजिए। सुरेंद्र राजपूत, गुजरात की जनता जवाब देगी। अदिति त्यागी को इसे लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, डेमोक्रेसी है इस देश में। और अभी जो आप कह रहे थे ना, मेन स्ट्रीम मीडिया भले ही ना दिखाए, राहुल गांधी की तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर हैं और उनके शोज पर और उनके स्टेटमेंट्स पर बाकायदा बहस हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ही चल रही राहुल गांधी की तस्वीर है और अभी भी ये जो बहस है ये अभी भी राहुल गांधी की भारत यात्रा पर हो रही है और प्रधानमंत्री के शो पर हो रही है। तो इतना और अशोक गहलोत भी आप ही की पार्टी से आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर ही था ना उनका स्टेटमेंट। सर प्लीज थोड़ा सा तार्किक तौर पर बात होनी चाहिए। हर वक्त क्यों विक्टिम बनना है? नहीं, विक्टिम कार्ड हीरोइज्म की गारंटी नहीं है सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ अपनी लिमिटेड नॉलेज में। वैसे आप तो खैर बहुत ज्ञानी हैं। गौरव भाटिया, आपका जवाब। देखिए, मैं कहूंगा तो इनको बुरा लगेगा लेकिन मैं कमलनाथ जी की बात कहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। जॉर्ज पुनैया, निक्कर जल रही है, मकुट्टी जिसने गाय काटी, गाय का बछड़ा काटा, उससे मिल रहे हैं। कमलनाथ ने तो अभी खुद कहा, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था आदिति जी, उन्होंने कहा 7 दिन से तो हम मर रहे हैं। मतलब अंदर जो कांग्रेसी है उनका भाव भी यही है कि ये भारत तोड़ो यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है और असल में टूटी हुई तो कांग्रेस पार्टी है। भारत तो अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। दूसरी बात, खड़गे जी ने कहा, छोटे नेता तो नहीं है इनकी पार्टी के, उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन में भी तुम, एमएलए में भी तुम, एमपी में भी तुम। मतलब मोदी जी हर जगह है, बिल्कुल हर जगह है, गुजरातियों के दिल की धड़कन भी है। तो अगर आपको उससे दिक्कत है तो जनता ये भी कहती है। राहुल गांधी कॉरपोरेशन में भी गुम, एमएलए के चुनाव में भी गुम और सांसद के चुनाव में भी गुम। ये गुम क्यों हो जाते हैं? अगर हिम्मत होती तो ये गुजरात आते ना, ये हिमाचल जाते, लेकिन नहीं, वहां से सटक लिए। अब जब चुनाव आएगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो गुजरात आ जाएंगे। ये इनका चरित्र है क्योंकि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तीसरी बात इन्होंने चीन की करी। देखिए, चीन के साथ 50 लाख की रिश्वत तो कांग्रेस पार्टी ने ली थी जब सरकार में थे। और ये तस्वीर है राहुल गांधी की, आदित्य जी। इस तस्वीर में चीन की पार्टी जो है, जो सत्तारूढ़ है, उसके साथ समझौता कर रहे हैं। आज तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया कि क्या सोनिया गांधी को रिश्वत दी थी चीन ने कि भारत विरोधी गतिविधियां करेंगी। सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्यों डर लगता है आपको? और नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कि चीन हो या कोई और देश हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि 1 इंच भूमि भी भारत की ले सके। और ये खासकर तब जब शेर की तरह दहाड़ता हुआ प्रधानमंत्री हमारा। ठीक है गौरव भाटिया, अब जवाब लीजिए, सुरेंद्र राजपूत से जवाब लीजिए। सुरेंद्र राजपूत, इनके सवालों का जवाब तो दीजिएगा ही। एक और सवाल जो आपके ओपोनेंट्स ने बार बार उठाया कि चलिए राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपकी पार्टी के दूसरे बड़े नेता क्यों नहीं दिखाई दिए वहां पर? अशोक गहलोत, आपको अगर बड़े नेता नहीं नजर आते तो दृष्टिकोण ठीक कीजिए। अदिति जी, हमारे सबसे बड़े नेताओं में से एक अशोक गहलोत गुजरात चुनाव के प्रभारी हैं।
रघु शर्मा जी आपको बड़े, सचिन पायलट आपको बड़े नेता नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको बड़े नेता नहीं नजर आते, शक्ति सिंह गोहिल, अर्जुन मोढवाडिया साहब आपको बड़े नेता नहीं नजर आते। नरेंद्र मोदी जी के अलावा उनके यहाँ पर है कौन? हमारे यहाँ तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है। 80 लोग हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं राज्य और केंद्र के, और एक विधानसभा पर लगभग 2 या 3 विधानसभाओं पर एक आदमी। ऐसा हमारा बड़ी नेता है या नहीं है? सोनिया गांधी आपकी नजर में बड़ी नेता है या नहीं है? सोनिया मेरी नजर में तो बहुत बड़ी नेता है। आपके बारे में शायद आपको सोनिया जी के बारे में जानकारी नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए इस तरीके की टिप्पणी उचित नहीं है। नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ सर, मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। और एक सेकेंड, ये आप मीडिया के सामने खुद को कांग्रेस पार्टी को विक्टिम दिखाना बंद कर दीजिए सर। आपकी पार्टी के बारे में मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपको याद नहीं दिलाना चाहिए। आपकी पार्टी एक इतिहास से कनेक्टेड है, एक ऐतिहासिक परंपरा से कनेक्टेड है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। टिप्पणी मैंने की नहीं, उसमें टिप्पणी ढूंढिए नहीं। ऐसा है अगर आप और सुनिए, किसी पार्टी को डिफेंड करने में नहीं आती हूँ। आपको कैसे पता मैं सोनिया गांधी के बारे में नहीं जानती हूँ? आप क्या जानते हैं सर? आप क्या जानते हैं सोनिया गांधी के बारे में? मैं नहीं जानती हूँ। आपका सर्टिफिकेट लूंगी मैं? अब सुनो बात, नहीं, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र राजपूत, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। एक सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है, वो पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। आप बौखला क्यों रहे हैं हर सवाल से? हम नहीं डिबेट में बौखला, आपके पास डिबेट में आपको सवाल का जवाब नहीं है। सवाल पूछना बंद करवा दीजिए, आप सवाल पूछना बंद करवा दीजिए। तो ठीक है, अब आगे से मैं दर्शकों से कह देती हूँ, मेरे सवाल अच्छे नहीं लग रहे मेरे। अब मैं इनसे यही कहूंगी, सुरेंद्र राजपूत जी आप बोलिए। अब मैं यही सुनना चाहते हैं कि सुरेंद्र राजपूत जी आप बोलिए। अब आपकी बारी है, आप बोलिए। चलिए बोलिए, आप बोलिए। लड़ना है सत्ता से लड़ो, सुनिए, सत्ता से लड़ो। आप ये जाकर दूसरों के शोज में कहिएगा, लड़ना होता है। सुनिए ध्यान से, ये जाकर किसी और के शोज में कहिएगा। गौरव भाटिया बैठे हैं, जितने सवाल अदिति त्यागी ने जी न्यूज के मंच से पूछे होंगे ना, आपको मुझे आपके सर्टिफिकेट की तलाश नहीं है। आपके सर्टिफिकेट की बिल्कुल तलाश नहीं है, और मैं आपकी अदालत में पेशी नहीं दे रही हूँ। ध्यान से सुन लीजिए अब जो मैं बोलूंगी। आपकी अदालत में पेशी नहीं दे रही हूँ, मेरी अदालत जनता है, मेरी अदालत जनता है। मैं वहीं लड़ती हूँ और वहीं जीतती हूँ। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। आपको अगर जवाब पूरा करना है तो आप जवाब पूरा करें, दर्शकों का वक्त आप बिल्कुल जाया ना करें। बस इतना बोलना है मुझे। जाया कर रही हो, ठीक है। अब गौरव भाटिया के सवालों का जवाब ले लो, सत्ता से भी सवाल पूछ लिया करो एक बार। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपने शायद सुना नहीं मुझे। अरे बिल्कुल, जो कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ। अरे मैं आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए, ऑफ रिकॉर्ड बोलिए सर। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कहा मुद्दे की बात सुन लीजिए ना, क्यों अपने। और मैं भी आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अपना सर्टिफिकेट जनता से लेती हूँ, व्यूअर से लेती हूँ, आपसे नहीं लेती मैं। पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से नहीं लेती मैं, जरूरत नहीं है मुझे। हमें नहीं देना आपको सर्टिफिकेट। हाँ मत दीजिए, रखिए अपना सर्टिफिकेट संभाल कर रखिए। और नेक्स्ट टाइम होमवर्क करके आइएगा मेरे बारे में, थोड़ा होमवर्क करके आइएगा मेरे बारे में, होमवर्क करके आइएगा मेरे बारे में। ये आपको कह रही हूँ, प्रवक्ता है ना पार्टी के, सीनियर प्रवक्ताओं में आते हैं, होमवर्क करके आइएगा। चलिए मुद्दे पर आइए। पत्रकार होती थी, मुझे ये भी पता है कभी आप पत्रकार होती थी 2014 से पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब आप हमसे सवाल नहीं, आप सवाल का, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं, आपको शायद सुना ही नहीं दे रहा। मैं 2014 से पहले भी पत्रकार थी, मैं आज भी पत्रकार हूँ। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं, मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। दीक्षित सोनी, अरे मेरे पास दीक्षित सोनी, कोई बात नहीं, सोच लीजिए। मैं आपको और टाइम देती हूँ, और टाइम देती हूँ। या आप जी न्यूज से लड़ेंगे, अदिति त्यागी से लड़ेंगे। दर्शक की डिबेट अदिति त्यागी की से लड़ाई के लिए नहीं, मुद्दे पर बात करने के लिए देख रहे हैं। दीक्षित सोनी, ये इस तरह की नोक-झोंक से, कभी चैनल को अटैक करने से, कभी एंकर को अटैक करने से, सड़क पर मुद्दे क्या हैं? सड़क पर जनता जो सवाल पूछ रही है, क्या वो खत्म हो जाते हैं? अदिति जी, ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को मैं सीधे तौर पर एक ही बात बताना चाहूंगा कि उनकी जो भाषा है किसी भी पत्रकार के लिए वो योग्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुद्दों की बात है, राजनीति की बात है, तो 27 साल से गुजरात में वो क्यों कुछ नहीं कर पाए? गुजरात में 27 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, 2002 से लेकर 2022 तक का जो चुनाव हुआ है, वहां पर अभी तक क्यों कुछ नहीं कर पाए? 2007 का चुनाव ले लीजिए, 2012 का चुनाव ले लीजिए, उस वक्त मुद्दे नहीं थे
क्या कांग्रेस के हाथ में? कांग्रेस के हाथ में मुद्दे थे, उसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाए हैं गुजरात में, और सीधे तौर पर पत्रकार और जी न्यूज पर हमला कर रहे हैं। ये कतई नहीं चलेगा। और उनकी जो भाषा है और उनकी जो बात है, तू तारी करके या तो तुम करके जो बात करने की बात है, और तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये सारी बातें यहां करने की क्या जरूरत है? जनता जानती है किसका दिमाग खराब हो चुका है और किस इस तरह की भाषा किसी भी नेशनल टेलीविजन पर नहीं चला सकते हम। और आप यहां पर देख रहे हैं कि कैसे गुजरात में दोनों पार्टियों के बीच, अभी यहां पर आपने देखा बहस में कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार हो रहा है, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों के बीच में दरअसल ट्रेडिशनल फाइट हुआ करती थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन इस बार एक फैक्टर आम आदमी पार्टी भी है, जिसे लेकर दो बातें ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि उनमें आपस में ही मुकाबला है और आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। और दूसरी ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल की तरह गुजरात में भी सिर्फ रस्म अदायगी कर रही है। जैसे हिमाचल से पहले ही उसने बोरिया बिस्तर समेट लिया था, वैसे ही गुजरात से भी समेट लिया है। कारण यह भी हो सकता है कि उसका दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर फोकस ज्यादा है। देखिए, आप पार्टी ने पंजाब चुनाव जीता था, पड़ोस में हिमाचल है, वहां उन्होंने खूब रोड शो किए, खूब वादे किए गुजरात की तरह। अचानक पूरा विड्रॉ क्यों कर लिया कैंपेन, ऑफिस बंद कर दिए वहां पर चुनाव चलते हुए, तो इन पे कौन विश्वास करेगा? गुजरात में भी ये खाली इन्होंने वादे करते गए, अब उनका ग्राफ नीचे क्यों आ गया अपना आप ही? क्योंकि सच्चाई होती है, ये खाली वादे कर रहे हैं, वादों पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। रायसन की कोशिश कांग्रेस की बीजेपी की होगी और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। तो चौंकाने वाले परिणाम की बात यहां पर अशोक गहलोत कह रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी यही कहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव में आती बाद में है और जाती पहले है। यहां वो आए पीछे गए पहले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में उनका अध्यक्ष ही चला गया, उनका महामंत्री चला गया, उनके प्रवक्ता ही चले गए, उनका सोशल मीडिया सारे बीजेपी में आकर के ज्वाइन कर गए। तो और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हमारे हिमाचल के काफ़ी लोग हैं और पंजाब में भी काफ़ी लोग हैं। दोनों जगह हिमाचल के लोगों ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी के आने का मतलब क्या है, इसलिए उसको जगह ही हिमाचल में नहीं मिली और इसलिए उन्होंने दूर का प्रदेश ढूंढा गुजरात, कि वहाँ तक उनकी शायद करतूतों की एक्टिविटी का एहसास कम हुआ होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग और उत्तराखंड के लोग और पंजाब में और दिल्ली में ज़्यादा हैं, बड़ी संख्या में हैं, और प्रैक्टिकली हर एक परिवार का कोई ना कोई दिल्ली में रहता है। तो सबको पता चल गया कि ये तो वो झूठ बोलने वाली पार्टी है और ये हमारे हितों को की रक्षा करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए जमे ही नहीं, वो क्रीज पर टिके ही नहीं। तो उनकी स्थिति तो ये हो गई है। तो एक बड़ा सवाल जो बहस में मैंने कई बार फेस किया है, इनमें ए टीम कौन है और बी टीम, असली बी टीम है कौन? उस सवाल पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए आम आदमी पार्टी को सुनना भी जरूरी है। उसका कहना यह है कि वो 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी, सरकार उसकी बनेगी। ये दावा जी मंच गुजरात कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा द्वारा किया गया था, सुन लीजिए। बहुत अच्छा फीडबैक है, लोग गले लगाते हैं, लोग माथा चूमते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फोटो खींचते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं। हमारी बात जो है रैली में बैठे 1000, 2000, 5000 लोग गुजरात के कोने कोने तक पहुंचाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुझे जैसा माहौल पंजाब में नज़र आ रहा था जब मुझे पंजाब की पार्टी ने सह प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी थी, कुछ उसी प्रकार का बदलाव का, परिवर्तन का माहौल नजर आता है और लोग बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सरकार बनेगी, 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें सरकार बन रही है और 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। हमारा मुख्यमंत्री ईशुदन गदबी भाई गुजरात के अगले सीएम होंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को चलाता कौन है, क्या उन्हें राजनीतिक समझ है? मुझे कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, हम आम आदमी पार्टी तो 10 साल पहले बनी है, लेकिन हम जितना समझ पाए हैं हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अब सरेंडर कर दिया है। वो अब इलेक्शंस फाइट करने के कामकाज से अपने आप को उन्होंने परे कर लिया। अब वो सामाजिक कार्य करेंगे समय समय पर, जब मन करेगा कभी यात्रा निकालेंगे, कहीं कोई चैरिटी का काम करेंगे। अब वो एक एनजीओ बन गई है कांग्रेस, अब एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। तो राघव चड्ढा को आप सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो एनजीओ बन गई है। सुरेंद्र राजपूत जी बुरा नहीं मानेगा, कांग्रेस बीजेपी कह रही है 150 सीटें ला रहे हैं,
आम आदमी पार्टी कह रही है 100 सीटें ला रहे हैं। अब कांग्रेस के दावा कितनी सीटों का है? आप कितनी सीटें ला रहे हैं? कांग्रेस को तो आप भी कह रही हैं और कांग्रेस को जनता भी कह रही है और कांग्रेस को हम भी कह रहे हैं, हम तो सरकार बना रहे हैं। सीधी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता को रिटेन करने के लिए लड़ रही है, हम सत्ता छीनने के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तो 50 से ज्यादा उम्मीदवार भाग चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। 3 बातें बहुत, और ये अभी जो जी न्यूज के संपादक या पत्रकार महोदय बैठे हैं, आपकी भाषा तो बहुत अच्छी है महोदय, उखाड़ लेंगे, ये तो बड़ी बढ़िया भाषा पत्रकारों की है ना। ये जितनी भाषा आप इस्तेमाल करते हो सब मुझे पता है, डराने धमकाने का काम कहीं और किया कर। ना सुरेंद्र राजपूत यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत डराने धमकाने ना सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है कि नहीं? ये डिबेट जिसने देखी होगी उसने देखा होगा डराने धमकाने की कोशिश किसने की है, वो जनता पर छोड़ दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आप भी ध्यान रखिए, किसी महिला के साथ किस तरह की से बात की जाती है, किस तरीके से आप किसी महिला पत्रकार से बात करते हैं। पहले आप आपकी भाषा पर नियंत्रण लाइए, उसके बाद बोलिए। मैंने मतलब मैं अदिति त्यागी से बात कर रहा था। अरे क्या कर लिया आपने गुजरात में अब तक? क्या मतलब है? क्या उखाड़ पाओगे भाई? उखाड़ोगे? सुरेंद्र राजपूत जी, इतना तेज बोलने से आपको लग रहा है कि आवाज बंद हो जाएगी क्या किसी की? क्या सवाल पूछा उन्होंने? नहीं, आप मीडिया पर ठीकरा फोड़ रहे थे, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, आपको सवाल चुप गया। उन्होंने कहा अदिति त्यागी से आप सवाल पूछ रहे हैं, पिछले 27 साल से आपसे सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्या गुजरात में 2002 से 2022 तक क्या किया? मैंने कहा ना, आपको याद नहीं है? 51 सीट आई, 55 आई, 67 आई, हर बार जब अरे मुझे तो सब कुछ याद है। मैं तो 25 साल से यहाँ इस राज्य में पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे तो यहाँ का एक चुनाव याद है। बस यही बात आती है आप लोगों की, जब हारते हैं तब सीधा पत्रकारों पर और मीडिया हाउस पर हमला करते हैं। खुद कीजिए ना, ग्राउंड में काम कीजिए। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और काम अपना दावे करते रहते हैं? ग्राउंड में तो कहीं दिखते नहीं है। गांव में हमारे जनमित्र हैं, आपको मालूम है, आपको जानकारी है, सब मालूम है गुजरात। अरे बिल्कुल जानकारी है, बिल्कुल जानकारी है। आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूं गुजरात के बारे में। दिल्ली में बैठे बैठे गुजरात की बात करना बंद कीजिए, यहाँ आइए, गुजरात की धरती पर आकर गुजरात की बात कीजिए। क्या चल रहा है सब कुछ मालूम है। इतने धड़े में तो कांग्रेस बची हुई है जो अभी तक कुछ नहीं कर पाई। पिछले 5 दिन से गुजरात में ही था, कहीं नहीं दिखाई दिया। आप कमलम छोड़ करके बात करते हैं। 5 दिन चुनाव के वक्त मेंढक की तरह यहाँ आने से, बरसाती मेंढक की तरह गुजरात आने से कुछ नहीं होता। यहाँ रहना पड़ता है, और यहाँ के लोगों से संपर्क बनाना पड़ता है। 182 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं मेंढक। क्या हुआ 182? सीधा पत्रकारों पर हमला करना बंद कीजिए, मीडिया हाउस पर हमला करना बंद कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। इसलिए तो राजपूत जी आज दरअसल अपनी पार्टी के लिए नहीं, दरअसल निजी हमले, ऐसा लग रहा है कि बस निजी हमले करने के लिए आए हैं। सर तार्किक तौर पर बात कर लीजिए ना, कितना वक्त जाया कर दिया आपने इस डिबेट में। गौरव भाटिया, ठीक है सर, मुझे इस डिबेट को आगे बढ़ाना है। ये डिबेट जनता को एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, डिबेट सुरेंद्र राजपूत के बीच और जी न्यूज के बीच नहीं है जी, और कांग्रेस पार्टी सुरेंद्र राजपूत से कहीं बड़ी है, ये आप समझिए इस बात को। गौरव भाटिया, यहां पर आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ जो सवाल था जिसका जवाब सुरेंद्र राजपूत ने दिया नहीं, उनका दावा है वो सरकार बना रहे हैं, आपका दावा है आप 150 सीटें लेकर आ रहे हैं, 150। राघव चड्ढा कह रहे हैं हम 100 सीटें लेकर आ रहे हैं। भाई असेंबली तो 182 मेंबर्स की ही है। अदिति जी, सर्वप्रथम तो इतना ही कहूंगा कि हम आपसे आप कह के बात करते हैं। आप पत्रकार हैं, महिला हैं, हमारी साथी भी हैं और इज्जत देनी चाहिए। हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट दिया गया तो मुझे याद आया, आप अच्छी पत्रकार इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपको पद्मश्री पद्म भूषण नहीं बांटा गया जैसे कांग्रेस में बांटा जाता था। आप अच्छी पत्रकार इसलिए भी नहीं है अदिति जी क्योंकि आप सोनिया गांधी से ये नहीं पूछ पाई कि आप खाना कैसे बनाती हैं, आपको तीखा अच्छा लगता है, सादा खाना अच्छा लगता है, इसलिए आप अच्छी पत्रकार नहीं हैं। ये पैमाना है कांग्रेस पार्टी का। और मैं समझता हूं जो पत्रकार आके गाली गलौज करने लगे, दूसरों की औकात की बात करने लगे, दलाली जैसे शब्द का प्रयोग करें, आपको पागल कहें, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इनका कैसे नैतिक दिवालियापन हो चुका है।
अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। आपने कहा आप ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है। देखिए, सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो आप हो। इनकी लड़ाई सत्ता और विपक्ष की नहीं है, इनकी लड़ाई है विपक्ष और जमानत जब्त की। किसकी जमानत ज्यादा जब्त होगी। जैसे मैंने बताया ना, आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश गई, उत्तराखंड गई, गोवा गई, क्या हश्र हुआ, जनता ने लताड़ा। और दिल्ली में आप देखिए किस तरह से रोज एक भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। मसाज थेरेपी चल रही है एक भ्रष्टाचारी मंत्री की, जिसको 6 महीने से कोर्ट ने बेल नहीं दी है, और अरविंद केजरीवाल चुप। और अभी अभी खुलासा हुआ है कि पॉक्सो का जो आरोपी था उसको जबरन मसाज कराने के लिए निर्देशित किया गया। अब आप मुझे बताइए, पॉक्सो का आरोपी एक नहीं दो सत्येंद्र जैन का मसाज कर रहे हैं और जेल मंत्री वो खुद हैं, तो क्या ये चिंतित करने वाली बात नहीं है? ऐसी अय्याशी अराजक पार्टी को कौन सत्ता देना चाहेगा? गुजरात की जनता तो इतनी समझदार है, आप देखिएगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों की जमानतें जब्त होंगी। हम कहते हैं कि हम लोग इतिहास रचने वाले हैं। ठीक है, बीजेपी कह रही है, बार बार कह रही है कि वो इतिहास रचने जा रही है, लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। गौरव भाटिया, सवाल का जवाब मैं आपसे भी लूंगी, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में बीजेपी को अगर छोड़ दे तो 3 पार्टियां हैं जो एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। अब ये 3 पार्टियां कौन कौन सी हैं? कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और AIM है। बीजेपी की बी टीम ये इन्हें एक दूसरे को बताती हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम कहती है, ओवैसी को बार बार बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। उनका आज का जवाब आप सुन लीजिए पहले। मोदी जी को ही बिठाता हूं, ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल देश में फिर रहा है उसको भी बुला लेते हैं, और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो मैं क्या हूं तुम्हारा। मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठान के तैयार हूं। तो सुरेंद्र राजपूत जी, कौन किसकी बी टीम है? अब तो सदुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बैठ जाती हैं तीनों पार्टियां, तय कर लेते हैं। देखिए, जो अदिति जी, जो आदमी कुल 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हो उसकी बातों का क्या महत्व देना। सच बात यह है कि उन्हें तो अपनी जगह चाहिए गुजरात के चुनाव में, और वो अपने सिर्फ प्रचार के लिए आ रहे हैं, उससे कोई बहुत बड़ा हासिल नहीं होने वाला। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का तो स्पष्ट है कि आप देखिए, वो पहले आए, यहां पे बड़ा हल्ला मचाया, हंगामा मचाया, अब छोड़ के भाग गए। 50 कैंडिडेट के आसपास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरेंडर करा गए। 130 सीटों पर जो पार्टी खुद चुनाव लड़ रही हो, वो किसी के लिए क्या कहेगी? बहुत स्पष्ट है, सामने दिखाई दे रहा है कौन आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है। और लगातार एक थेरेपिस्ट को रेपिस्ट बनाने वाली पार्टी क्या जनता में बात करेगी? यहां पर हमारी और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, हम उनसे सत्ता छीनने के लिए लड़ रहे हैं। और 8 तारीख का रिजल्ट आपको बहुत स्पष्ट बताएगा। कांग्रेस एक भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि जनता वहां के अंडर करंट है। मैं पिछले 5 दिन से वहीं था, और लगातार बोल पब्लिक कुछ रही है, अंडर करंट पब्लिक का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी कुछ भी काम कर ले, किसी भी तरीके का काम कर ले, अब की जनता उनसे बरगलाने वाली नहीं है। भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव असलियत के मुद्दों पर होगा, चुनाव बेरोजगारी पर होगा, चुनाव भ्रष्टाचार पर होगा। आप कैग की रिपोर्ट उठा लीजिए, आप उठाइए कैग की। 82,000 करोड़ के घपले हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन चूंकि नीचे से लेकर ऊपर तक सत्ता इनकी है, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, इनकम टैक्स इनका। कल सूरत के व्यापारियों ने वोट दिया, आज 30 सूरत के व्यापारियों पर छापे पड़ गए। इसी से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी हताश है, निराश है, और सेकंड उसके लिए किस तरीके से डराने का काम कर रही है। गुजरात की जनता डरने वाली नहीं है इनकम टैक्स से, डरी हुई, डराने का काम सीबीआई, ईडी, आईटी इनका इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, पहले तो आपने ओवैसी जी की बात करते हुए कहा ये है कौन, तो ओवैसी जी तो खुद के लिए पहले ही कह चुके हैं, लैला ओ लैला
भारतीय राजनीति को कर दिया है जिन्होंने मैला, वो तो खुद ही को लैला बोलते हैं। उनको ज्यादा देर तक बातचीत करके समय नष्ट नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक और जहरीले नेता हैं वो। नाम भी उनकी पार्टी का मुस्लिमीन आता है, जो कि गैर संवैधानिक है। लेकिन कांग्रेस पे में आते हुए कभी कभी मजाक अच्छा करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुद्दा है। अरे अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है तब तो 0 सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी की। भारतीय राजनीति में कोई परिवार ऐसा नहीं है, गांधी परिवार को छोड़ के, वो भी नकली गांधी, जिनके 3 परिवार के सदस्य बेल पर बाहर है, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप पर। सोनिया गांधी बेल पर बाहर, भ्रष्टाचार का आरोप। राहुल गांधी बेल पे बाहर, भ्रष्टाचार का आरोप। और रॉबर्ट वाड्रा गांधी, वो भी बेल पे बाहर है और भ्रष्टाचार का आरोप है। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। दूसरा, देखिए सच कैसे बाहर आता है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हम सत्ता छीनने के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल यही बात है, आप सत्ता छीनने के लिए लड़ते हैं और जनता आपसे इसीलिए लड़ के आपको हराती है। और हम लोग जनता की सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं। अरे इनसे क्या लड़ेंगे जो मृत पार्टी है, विचारधारा से मृत, नेता से मृत और इनका काडर मृत। इनसे हम लोग क्या लड़ेंगे? हम तो अपने बराबर वाले से लड़ेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम जीतेंगे। तीसरी बात मैं एक और कर दूं, देखिए स्टार प्रचारकों की बात हुई। जी बात पूरी कर लीजिए, 20 सेकंड बात पूरी कर लूं। जी धन्यवाद। देखिए एक फर्क पार्टी का मैं आपको बताता हूं और तथ्यों से ही बताता हूं। स्टार प्रचारक जगदीश टाइटलर, मैंने बताया दिल्ली में। गुजरात में इनकी स्टार प्रचारक की लिस्ट मेरे हाथ में है। वंशवाद देखिए कैसे हावी है। पहले नंबर पे खड़गे जी, दूसरे पे सोनिया गांधी, तीसरे पे राहुल गांधी, चौथे पे प्रियंका वाड्रा। मतलब पहले 4 में 3 लोग जो है वो गांधी परिवार के सदस्य हैं। 75% रिजर्वेशन फॉर द फैमिली। बीजेपी में पहले नरेंद्र मोदी का नाम, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम, तीसरा अमित शाह जी का नाम और राजनाथ सिंह जी का नाम। चारों अलग अलग परिवारों से आते हैं, मेहनत, ईमानदार। ठीक है, जवाब ले लीजिए सुरेंद्र राजपूत। उसके बाद जिगर दोषी, मैं आपसे उस सवाल का जवाब चाहूंगी जो बी टीम को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से आपका काउंटर। जी, हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं। संसाधनों में हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही बात जमानत पर, तो एक वक्त था भारतीय जनता पार्टी के 500 नेता जमानत पर थे, एक तो तड़ी पार भी था। इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब कोर्ट पर आ जाइए, आप तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं कि जमानत पर कैसे होता है और अपराधी कौन होता है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। आप यहाँ पर मुद्दे मत भटकाइए। मैं गौरव भाटिया जी आपसे पूछ रहा हूं, पिछले 5 सालों में कितनी सरकारी नौकरी दी आपने गुजरात की जनता को? बताइए ना। आप बताइए ना, कितने नए सरकारी स्कूल खोले? 3000 स्कूल बंद किए आपने। बताइए ना कि कौन सी नई सरकारी यूनिवर्सिटी खोली आपने। बताइए ना कि वो जो हिमाचल की एम्स आप बता रहे हैं वहां भी पत्थर तक नहीं रखा गया। शर्म नहीं आती है आपको ये बात कहने में? उस पार्टी के सामने बात कह रहे जिन्होंने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, सारे एम्स बनाए, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान की, आरटीआई दी, आरटीई दिया, राइट टू फूड दिया। ठीक है जिगर दोषी जी, ये क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के पीछे कमेंट में उनका चाहती हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ एक बार बोलने का मौका दिया है। गौरव भाटिया, मैं आगे आपको दे दूंगी प्लेटफॉर्म, प्लीज 30 सेकंड्स में इसका काउंटर करने के लिए आपको आगे दे दूंगी। लेकिन मैंने एक कमेंट सिर्फ लिया जिगर दोषी से। भाई आप ग्राउंड पर क्या देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर कुछ भी खुलकर बोलने से आरोप तो लगाती हैं कि ये बी टीम है, वो बी टीम है। ग्राउंड पर आपको भी दिखा कि कौन सी किसकी बी टीम है? नहीं, बिल्कुल बी टीम का बहुत सारा मुद्दा यहाँ पे काफी 4-6 महीने से चर्चा में है। लेकिन जहां तक बी टीम की बात है, ऐसा ये सब क्लोज डोर बातें होती है, तो मेरे ख्याल से मीडिया तक या हम तक कभी नहीं पहुंचती। पर जहां तक बात है, जैसे थर्ड फ्रंट की एंट्री हुई आम आदमी पार्टी की, तो ये बात जरूर स्पष्ट थोड़ी बहुत दिख रही है कि उनका प्रचार प्रसार सौराष्ट्र और सूरत के जिलों में बहुत ज्यादा रहा, ट्राइबल एरियाज में काफी ज्यादा रहा। तो जहां पर कांग्रेस ज्यादा मजबूत है वहां पर उनका प्रचार प्रसार काफी ज्यादा रहा, और सूरत में जहां बीजेपी मजबूत है वहां प्रचार प्रसार ज्यादा रहा। तो जहां तक बी टीम के लिए आम आदमी पार्टी को जो डिस्कशन हो रहा था, तो मेरे ख्याल से ये अभी तक कहीं कोई जगह पे ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई बी टीम है। सब अपने ही तरीके से प्रचार कर रहे, और मेरे ख्याल से
पूरा मुद्दों के आधारित ही जो लड़ाई लड़ी जा रही है। पर एक बात सुरेंद्र राजपूत जी की है जिससे मैं सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी और गौरव भाटिया जी ने भी बोला कि वो अभी आज की तारीख में कुछ ही जगह पर सीमित है, और जो ट्रेडिशनल लड़ाई है वो बिल्कुल कांग्रेस बनाम बीजेपी आज की तारीख में हुई है, क्योंकि हर एक जगह जो मुद्दे की चर्चा हो रही है वो भी कांग्रेस उठा रही है और सामने बीजेपी भी उसका बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दे रही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जहां पर जनता को आज की तारीख में उन पर बिल्कुल भरोसा है कि ये अगर है तो एटलीस्ट वो और अमित शाह जी का जो मैनेजमेंट है वो एटलीस्ट गुजरात को कहीं गिरने नहीं देंगे। तो कांग्रेस पार्टी पर बार बार यह आरोप लगता रहा है कि वो चुनाव को सीरियसली नहीं लेती है, और ओवैसी राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी पदयात्रा कहीं और कर रहे हैं। ओवैसी ये भी बताना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस खुद चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। सुन लीजिए। अरे ये कांग्रेसियों को पूछो, चुनाव यहाँ पर है, उनका नेता कहाँ फिर रहा है? मध्य प्रदेश में। जंग जहाँ होती है वहां मुकाबला करना चाहिए ना। अब घर में आग लगी है, मैं गुजरात भाग के आ गया, नहीं यहाँ से पानी फेंकूंगा तो हैदराबाद में गिरेगा पानी। यहाँ आग लगी है, वहां से बाबा फिर रहे हैं पैदल 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 पैदल। ये जंग होती है, ये तड़प है। तो उन्होंने सेटिंग कर ली, तुम गुजरात जीतो भाजपा, मगर हमारे परिवार को हाथ मत लगाओ। और हम क्या है, चक्की के उसमें हम पिसे जाते हैं इन दोनों के दरमियान में। सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सीरियसली नहीं लेती, राहुल गांधी गुजरात में होना चाहिए, कहीं और ही है। मैंने कहा ना कि जो पार्टी हैदराबाद में अतिथि जी कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ती हो, गुजरात में आकर उन 13 सीटों पर चुनाव लड़ती हो जहां कांग्रेस के विधायक हैं, तो ये सवाल तो लाजमी है। दुनिया को पता है कि वो किसको जिताने के लिए बोल रहे हैं, और अनर्गल बातों का जवाब देना उचित नहीं। हमने तो कहा हम तो मुख्य मुद्दे पर रहेंगे। हम फिर से एक ही बात करेंगे, गुजराती प्राइड की बात करेंगे, जो कल परेश रावल ने ध्वस्त करने की कोशिश की, और उसके बाद बात करेंगे। गौरव भाटिया, मेरे पास समय का अभाव है, जल्दी से आपका काउंट। हम बिल्कुल भी इस सर ठीक है। गौरव भाटिया, मैं 2 बातें कह के अपनी बात को अंत करूंगा। पहला, आपके चैनल पर ही कैसे झूठ बोला जाता है। कह रहे हैं कि हिमाचल का एम्स जो है वहां पे पत्थर केवल लगा है। अरे वहां पे इनॉग्रेशन हो गया, वो काम हो गया खत्म, वहां पेशेंट्स आ रहे हैं, आप रिपोर्टर को भेज के दिखवा दीजिएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी को खुद सोनिया गांधी सीरियसली नहीं लेती हैं। देखिए, राहुल गांधी वो अपरिपक्व नेता हैं जो पार्ट टाइम भी हैं, जो मस्करी भी करते हैं, जो केवल राजनीति में तड़का लगाने के लिए आते हैं, और तड़का होता है मस्करी का, और इसीलिए उन्हें कोई गंभीरता से लेता नहीं है, और ना हम उन पे बात करके समय नष्ट करेंगे। ठीक है, समय का अभाव है दीक्षित सोनी, इसलिए मैं आपका एक फाइनल कमेंट नहीं ले पाई हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए।